जोमैटो, स्विगी, नेटफ्लिक्स, ओयो रूम्स, फार्म इजी, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई, बायजूस, इन सारे ब्रांड्स को तो आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन ब्रांड्स ने ऐसा क्या किया कि कम समय में ही ये बन गए मेगा ब्रांड्स? जी हाँ, इन सारे ब्रांड्स ने अपने कस्टमर के ज़रूरत को समझा और उन्हें नीड बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी और कम समय में ही ये बन गए मेगा ब्रांड्स। अगर आप भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग या सेल से जुड़े हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज इस वीडियो की शुरुआत एक रोचक कहानी से करते हैं जो कि आपके कस्टमर के हिडन नीड को समझकर आपके प्रोडक्ट को एक नीड बेस्ड सॉल्यूशन बनाने में मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मिस्टर अभी, जो कि एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, उन्हें एक ऐसे आइलैंड जहां पे कोई भी शू शॉप नहीं था, एक सर्वे करने के लिए भेजा गया कि उनके प्रोडक्ट का वहां पे क्या स्कोप है। उन्होंने पूरी सर्वे करने के बाद रिपोर्ट अपने कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को प्रेजेंट किया और उन्होंने अपने रिपोर्ट में यह बताया कि उस आइलैंड पे शू सेल करने का कोई स्कोप ही नहीं है। जब उनसे ये पूछा गया ऐसा क्यों, इसके जवाब में उन्होंने ये बताया कि चूंकि उस आइलैंड पे कोई शू नहीं पहनता, इसलिए वहाँ पे उनके कंपनी के प्रोडक्ट का कोई स्कोप नहीं है। ये सुनकर उनके कंपनी का जो उस आइलैंड पे एक्सपेंशन प्लान था वो कुछ दिनों के लिए रुक गया। कुछ समय के बाद उस कंपनी के सीईओ ने मिस्टर कुमार को उसी आइलैंड पे फिर से एक सर्वे करने भेजा। मिस्टर कुमार ने भी सर्वे किया और उन्होंने अपनी सर्वे रिपोर्ट प्रेजेंट की। उन्होंने अपने रिपोर्ट में मिस्टर अभी से बिल्कुल अलग रिपोर्ट प्रेजेंट किया। उन्होंने ये बताया चूंकि उस आइलैंड पे कोई शूज़ नहीं पहनता, इसलिए वहाँ पे लोगों को फुट मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां हैं। अगर उनकी कंपनी वहाँ के लोगों के इस प्रॉब्लम को टेक केयर कर सके और शूज़ पहनने के बेनिफिट्स को बता सके, तो उनकी कंपनी का वहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है। उनके सीईओ ने ठीक वही किया। वहाँ पे फुट केयर मैनेजमेंट से प्रोग्राम लॉन्च किए, एजुकेशनल सेशंस किए और अपने प्रोडक्ट के स्टोर ओपन किए। देखते देखते उस आइलैंड पे उस कंपनी का मोनोपोली हो गया। जी हाँ, ये था एक छोटा सा स्टोरी नीड बेस्ड सेल्स का। अब मैं आपको आपके जीवन से जुड़े हुए, हम सब के जीवन से जुड़े हुए एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपको ये बताएगा कि पूरे हिंदुस्तान को मैगी हॉलिक कैसे बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेगा ब्रांड मैगी की। आज मैं आपको बताता हूँ मैगी के एक मेगा ब्रांड बनने के जर्नी के बारे में। 1880s में जूलियस मैगी, जो कि एक स्विस एंटरप्रेन्योर थी, स्विट्जरलैंड के फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक प्री कुक्ड सूप और सॉस बनाने वाली कंपनी के रूप में इसकी शुरुआत की, जिसे 1947 में नेस्ले ने टेक ओवर किया और इसे कन्वर्ट कर दिया एक इंस्टेंट नूडल कंपनी के रूप में। 1983 में नेस्ले ने इस प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च करने का प्लान किया और उन्होंने स्विट्जरलैंड की तरह ही इंडियन वर्किंग वुमेन को टारगेट करके ये प्रोडक्ट लॉन्च किया और ये प्रोडक्ट उस समय पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। उसके बाद नेस्ले के मैनेजमेंट ने इसकी पूरी स्टडी की और ये समझने की कोशिश की कि जो प्रोडक्ट स्विट्जरलैंड में एक मेगा हिट था, इंडिया में वो फ्लॉप क्यों हो गया। तब उन्हें ये समझ में आया कि इंडियन वुमेन अपने ट्रेडिशनल फूड लाइक रोटी सब्जी, दाल भात, इसे एक इंस्टेंट नूडल से रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर उस समय एक बहुत बड़ा वैक्यूम था और वो था हिंदुस्तान के अंदर इंस्टेंट स्नैकिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और यही सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी था उनके लिए। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया कि शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक ऐसे आइलैंड जहाँ पे कोई शूज़ नहीं पहनता था, पहले ये अवेयर करने की कोशिश की कि शूज़ पहनने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया। ठीक उसी स्ट्रैटेजी के तहत नेस्ले ने भी इस बार अपना टारगेट सेगमेंट चेंज किया। इस बार उनके बायर थे मॉम्स और एंड कंज्यूमर थे स्कूल गोइंग किड्स एंड यूथ। और अब उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी उस हिसाब से अलाइन हो चुका था। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैम्पर्स,
टेस्ट सैंपल्स, लो कॉस्टिंग एंड बेटर डिस्ट्रीब्यूशन। और याद कीजिए वो कैंपेन 2 मिनट्स नूडल। जी हाँ, यही वो कैंपेन था जिसने मैगी को बना दिया एक मेगा ब्रांड। फिर दौर शुरू होता है 2015 का। जी हाँ, 2015 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप फसाई के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ये पाया कि मैगी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेड पाया जा रहा है और रातों रात इस प्रोडक्ट को बैन कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्राइसिस के बाद इस मेगा ब्रांड के कमबैक की कहानी। जी हाँ, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रोडक्ट ने पहले शुरुआती दौर में एक फ्लॉप देखा, उसको रीलॉन्च किया और वो बन गया मेगा ब्रांड, और बाद में वही प्रोडक्ट रातों रात इंडियन मार्केट में बैन हो गया। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये कमबैक फिर कैसे हुआ। जी हाँ, उसके लिए मैगी ने सबसे पहले अपने अथॉरिटीज़ के साथ इंगेजमेंट बढ़ाई। इसके साथ ही उन्होंने अपने सारे टेस्ट को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मल्टीपल कंपनी में टेस्ट करवाए और ये जांच करके प्रूफ करने की कोशिश की कि मैगी सेफ है, और उसमें जो भी कमियां थी उसको उन्होंने ठीक किया और उस प्रोडक्ट को रीलॉन्च किया। इसे कहते हैं ट्रस्ट बिल्डिंग। बिल्डिंग ट्रस्ट के स्ट्रैटेजी पे मैगी ने काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने एक काम और किया कि जितने भी स्टोर में उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे उसको उन्होंने रिकॉल किया और डिस्ट्रॉय कर दिया और अपने प्रोडक्ट में ज़रूरी बदलाव किया, और इस प्रूफ के साथ कि मैगी अब पहले से ज़्यादा बेटर है और सेफ है, और इस ट्रस्ट के साथ अथॉरिटीज़ के सामने अपने पॉइंट को रखते हुए उनसे नो ऑब्जेक्शन लेते हुए नवंबर 2015 में इस प्रोडक्ट को रीलॉन्च कर दिया गया। और चूंकि मैगी इंस्टेंट स्नैकिंग के एक ऐसे नीड को इंडियन मार्केट में फुलफिल कर रहा था, इसीलिए इसे फिर से रातों रात हाथों हाथ ले लिया गया इंडियन कंज्यूमर्स के द्वारा, और मैगी का मार्केट आज भी उसी तरह से बना हुआ है। अगर आप भी किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के सेल्स या मार्केटिंग से जुड़े हैं, कोई स्टोर चलाते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आज का ये स्टोरी सुनने के बाद आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर के किस हिडन नीड को एड्रेस करता है, और एक सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ आप अपने टारगेट सेगमेंट को कैसे एड्रेस करते हुए अपने ब्रांड को बना सकते हैं एक मेगा ब्रांड। लेकिन हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप जब भी कस्टमर के पास जाएंगे तो आपको रिजेक्शंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने पिछले वीडियो में मैंने यही बताया था कि 5 मोस्ट कॉमन रिजेक्शंस जो कि एक सेल्स पर्सन को सुनना पड़ता है वो क्या है और उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके इसे ज़रूर सुनें और इसका फ़ायदा उठाएं। हम एक अगली स्टोरी के साथ आपके पास ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और फिर मिलेंगे एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।